नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलने वाले हैं जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अक्सर जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में मुगलों या सुल्तानों का नाम आता है, लेकिन 15वीं शताब्दी के अंत में भारत के पश्चिमी समंदर के तट पर बड़े-बड़े जहाजों में बैठकर कुछ ऐसे लोग आए जो बिल्कुल अलग थे। ये थे पुर्तगाली। साल था 1498 जब वास्को डिगामा का पहला पुर्तगाली जहाज भारत के कालीकट के तट पर पहुंचा। ये लोग यहाँ सिर्फ व्यापार करने आए थे, लेकिन इस व्यापार में उन्हें इतना मुनाफा हुआ कि पुर्तगाल से और भी लोग भारत खींचे चले आए। सोचिए, उस जमाने में पुर्तगाल से भारत आना कोई बच्चों का खेल नहीं था। महीनों का वक्त लगता था। इन व्यापारियों को पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर काटकर उसके दक्षिणी छोर यानी केप ऑफ गुड होप यानी आशा अंतरिक्ष से होकर आना पड़ता था। फिर भी मुनाफे की चमक ऐसी थी कि वे आते रहे। धीरे धीरे इन पुर्तगालियों ने भारत की जमीन पर छोटे छोटे टुकड़ों पर कब्जा करना शुरू किया। अपने कारखाने बनाए, कभी पैसे देकर तो कभी ताकत के दम पर। 1510 में उन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया, जो उनका सबसे पुराना और मुख्य गढ़ बना। इस समय यूरोप में क्या चल रहा था? अब सवाल यह उठता है कि अचानक यूरोप के लोगों में समंदर लांघकर नई दुनिया खोजने का यह भूत क्यों सवार हुआ। इसे समझने के लिए हमें उस समय के यूरोप चलना होगा, जहां एक बड़ा बदलाव आ रहा था, जिसे हम पुनर्जागरण या रेनेसां कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब था पुनर्जन्म। यूरोप सालों से अज्ञानता के अंधेरे में डूबा हुआ था, जहां चर्च की बात ही अंतिम सच मानी जाती थी। लेकिन 15वीं सदी में इटली से एक नया आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने पुरानी यूनान और रोम की सभ्यताओं को दोबारा पढ़ना शुरू किया। अब विद्वानों ने चर्च की रूढ़ियों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अंधविश्वास की जगह तर्क, अनुभव और आधुनिक विज्ञान ने ले ली। इस दौर के सबसे क्रांतिकारी वैज्ञानिक थे पोलैंड के कोपरनिकस। उन्होंने गणित के दम पर यह साबित कर दिया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है और पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है। ठीक वैसे ही जैसे सदियों पहले भारत में आर्यभट्ट ने बताया था। बाद में 17वीं सदी की शुरुआत में इटली के गैलीलियो ने अपनी दूरबीन यानी टेलीस्कोप से आसमान को देखा और कोपरनिकस की बात को सच साबित किया। हालांकि चर्च ने गैलीलियो का भारी विरोध किया और उन्हें अपनी बात वापस लेने पर मजबूर किया, लेकिन विज्ञान की इस मसाल को अब बुझाया नहीं जा सकता था। इसी दौर के एक और महान प्रतीक थे लियोनार्डो दा विंची। वे सिर्फ एक बेमिसाल पेंटर ही नहीं थे, बल्कि एक बेहतरीन वैज्ञानिक और इंजीनियर भी थे। उन्होंने इंसानों के उड़ने के लिए बाकायदा मशीनों के स्केच और डिजाइन भी तैयार किए थे। नई खोजों का सफर, कुस्तुनतुनिया का पतन और मसालों की मजबूरी। अब आप सोचेंगे कि विज्ञान तो ठीक है, पर इसका समुद्री रास्तों से क्या लेना देना। दरअसल साल 1453 में एक बहुत बड़ी घटना हुई। ऑटोमन तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। यूरोप से एशिया और भारत आने का जो जमीनी रास्ता था वह इसी इलाके से गुजरता था। तुर्कों के कब्जे के बाद यह रास्ता यूरोप के व्यापारियों के लिए बंद हो गया। अब यूरोप के सामने एक बहुत बड़ा संकट था। उन्हें भारत और एशिया से व्यापार हर हाल में जारी रखना था, जिसके दो बड़े कारण थे। पहला, मसालों की जरूरत। उत्तरी यूरोप में कड़ाके की ठंड पड़ती थी। मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और उसे खाने लायक बनाए रखने के लिए एशिया के मसालों, विशेषकर काली मिर्च की सख्त जरूरत थी। दूसरा, शहरों की अर्थव्यवस्था। यूरोप के कई बड़े शहरों की अमीरी इसी एशियाई व्यापार पर टिकी थी। चूंकि जमीनी रास्ता बंद था, इसलिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, समंदर का रास्ता। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि अफ्रीका के आगे क्या है या दुनिया कितनी बड़ी है। यहीं पर रेनेसां के वैज्ञानिकों, नए नक्शों और समुद्री यंत्रों ने व्यापारियों की मदद की। नाविकों को अब तारों के भरोसे नहीं रहना पड़ता था, क्योंकि उनके पास मैरिनर्स कंपास यानी कुतुबनुमा और अक्षांश मापने वाले यंत्र आ चुके थे। पुर्तगालियों ने हवा का रुख बदलने वाले नए तरीके के पाल और जहाजों पर तोपें लगाना सीख लिया था।
इसी होड़ में साल 1488 में बार्थोलोमेव डियाज अफ्रीका के आखिरी छोर केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा और साल 1498 में इसी रास्ते से होते हुए वास्को डी गामा एक अरबी नाविक की मदद से भारत पहुंच गया। दूसरी तरफ स्पेन के राजा की मदद से क्रिस्टोफर कोलंबस भारत खोजने निकला, लेकिन वह पश्चिम की तरफ चला गया और 1492 में अमेरिका यानी वेस्ट इंडीज जा पहुंचा। बाद में अमेरिगो वेस्पुकी की यात्राओं से पता चला कि यह भारत नहीं बल्कि एक नया महाद्वीप है और उन्हीं के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा। स्पेन को भारत तो नहीं मिला, लेकिन अमेरिका में उन्हें एज़टेक और इंका जैसी सभ्यताओं का बहुत सारा सोना चांदी मिल गया, जिससे स्पेन बहुत अमीर हो गया। धर्म सुधार आंदोलन। इसी बीच यूरोप के भीतर एक और बड़ा तूफान आया। चर्च के पादरियों के ऐशो आराम और भ्रष्टाचार के खिलाफ मार्टिन लूथर, इरेस्मस और जॉन कैल्विन जैसे विचारकों ने आवाज उठाई। इसके परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म दो हिस्सों में बट गया। रोमन कैथोलिक, जो पुराने ढर्रे और पोप को मानते थे, मुख्यतः दक्षिणी यूरोप जैसे स्पेन और पुर्तगाल। दूसरा प्रोटेस्टेंट, जो चर्च की रूढ़ियों के विरोधी थे और तर्क को मानते थे, मुख्यतः उत्तरी यूरोप जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड। उत्तरी यूरोप के दो देशों जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड में व्यापारियों को सरकार से भरपूर बढ़ावा मिला। जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में कैथोलिक देश स्पेन और पुर्तगाल अपनी कड़क धार्मिक नीतियों और इंक्विजिशन के कारण यानी धार्मिक मुकदमों के कारण बौद्धिक रूप से पिछड़ने लगे, तब इन प्रोटेस्टेंट देशों और डच लोगों का सितारा चमका। भारत में पुर्तगाली व्यापार और धर्म का खेल। लौटते हैं भारत की तरफ। पुर्तगाली भारत में कोई घर बसाने नहीं आए थे। उनका मकसद साफ था, व्यापार से अंधाधुंध मुनाफा कमाना और अरब व्यापारियों के एकाधिकार को खत्म करना। इसके लिए उन्होंने समुद्री डकैती और तोपों का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं किया। लेकिन व्यापार के साथ साथ उनकी एक और बड़ी दिलचस्पी थी, धर्म परिवर्तन। वे भारतीयों को रोमन कैथोलिक ईसाई बनाना चाहते थे। वे यहाँ के स्थानीय धर्मों के प्रति बिल्कुल भी सहिष्णु नहीं थे और उन्होंने लोगों को जबरन ईसाई बनाने के लिए बल का प्रयोग किया और यहाँ तक कि अपने धार्मिक न्यायालय भी स्थापित किए। मजेदार बात यह है कि ईसाई धर्म भारत के लिए नया नहीं था। पुर्तगालियों के आने से सदियों पहले से सीरियाई ईसाई भारत के दक्षिणी हिस्से में बहुत ही शांति और सम्मान के साथ रह रहे थे। लेकिन पुर्तगाली इतने से संतुष्ट नहीं थे। वे अपने कैथोलिक चर्च का प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत तो सिर्फ मसालों के व्यापार से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें यूरोप की सरकारों ने दिलचस्पी लेनी शुरू की और यही व्यापारिक बस्तियां आगे चलकर उस औपनिवेशिक दौर यानी कॉलोनियल एरा की नींव बनी, जिसने आगे चलकर भारत और पूरे एशिया अफ्रीका को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। इतिहास के ऐसे ही और रोमांचक अध्यायों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।